हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीवन, भारत माता की जय। प्लीज बताइए, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई और सुनाई आप लोग को दे रहा हूं? एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, प्लीज डू लेट मी नो दैट एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू। अच्छे से आवाज आ रही है सभी लोगों को? कैसे हो सभी लोग? क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर वी पीपल हैड डिस्कस दी व्हाट? साइक्लोन। अब साइक्लोन को डिस्कस भी किया था और साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो पिछली क्लास तक वो चीजें आपकी हो गई? हाँ जी सर, हो गई। अब इस क्लास के अंदर वी पीपल विल गोइंग टू डिस्कस द वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोल चुका हूं कि यहां पर इस क्लास के अंदर हम पूरी क्लाइमेटोलॉजी का अप्लाइड फॉर्म देखेंगे। अप्लाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है गुरुजी? अप्लाइड फॉर्म का मतलब होता है उसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, उसकी वजह से धरती के ऊपर कौन कौन से अलग अलग वैश्विक जलवायु क्षेत्र बने हुए। वैश्विक मतलब ग्लोबल, वैश्विक मतलब पूरी धरती पर, वर्ल्ड पर, है ना। दूसरा क्या आ जाएगा यहां पर? तो वैश्विक जलवायु क्षेत्र। जलवायु का मतलब क्या हो गया? वहां पर उस इलाके पर बने हुए क्लाइमेटिक रीजन्स। तो मुझे बताइए मेरे भाई, शेल वी स्टार्ट? सर वीडियो कॉल कर सकते हो? नहीं बेटा, वीडियो कॉल नहीं कर सकते, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब। मैं एक दिन पर जरूर करूंगा, ट्रस्ट मी, आई प्रोमिस यू। किसी एक दिन में वीडियो कॉल करूंगा और वो दिन कौन सा होगा वो हम पहले से डिसाइड करेंगे। बट यार अभी ना, अभी पढ़ाने का मन है। सर हेडेक हो रहा मेरा, कोई बात नहीं, मैं उसे सही कर दूंगा। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए कुछ चीजें हैं सभी के पास? अगर कुछ खाने के लिए हो, कुछ भी आप जो खाते हैं जनरली, मतलब मूंगफली हो, चने हो, कुछ नमकीन में हो, है ना, कुछ बढ़िया सा स्नैक्स लेकर के बैठ जाओ आराम से। आप लोग का सर दर्द सब सही कर दूंगा मैं। मुझे 1 घंटा दो बस। मैं वो वीडियो कॉल में तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाएगा। एसएसबी के बाद तो बस ऐसा समझ लो कि तुम लोग बस एक डिमांड रखना कि सर हमें ना राहुल सर के साथ इंटरव्यू लेना है। तो उस समय जब आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे, आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो वो एक वीडियो कॉल होगा जिसमें आपकी सारी जर्नी जो आज आप जी रहे हो, आज आप लर्न कर रहे हो, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और उस समय यही दास्तान आप बताओगे और दुनिया सुनेगी। मतलब जितने भी बच्चे हैं जो आप लोगों को उस समय, देखिए आज आप एक आम आम स्टूडेंट हो, एक आम एस्पिरेंट हो फॉर द डिफेंस, बट उस समय आप लोग इंस्पिरेशन बन जाओगे बहुत सारे लोगों का। आपके पढ़ाई का तरीका क्या था, आपने कैसे आपकी लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ाई की, जो कि हमारी क्लास ऐसी चल रही है ना उसके साथ, तो वो हम उस दिन देखेंगे। चाय बना रहा हूं, चाय बना लो और आराम से चाय बना के बैठ जाओ, चाय पीते पीते। दीदी चाय है क्या? मेरा दिमाग, मेरे को भी करवा दिया यार तुमने। मैंने सोचा था कि अब मैं 7:30 वाली क्लास में पी लूंगा। एक तो ये वर्ड है ना चाय, ये सब मैं ब्लॉक कराऊंगा। खिचड़ी खा रहा हूं, खाओगे? खाओ खाओ खाओ, खिचड़ी खाओ। खिचड़ी मैं जो बनाता हूं ना वो बहुत अलग होती है। मैं मतलब जो काली दाल होती है ना, काली जो काला मूंग की दाल होती है, उनको, तुअर की दाल को और चावल, इन तीनों को मिक्स करता हूं, जिसमें से चावल का जो रेशियो होता है वो होता 50% और 25% होता तुअर की दाल का, अरहर का, और वो काली दाल का। जब वो मिक्स हो जाती है ना भाई, जब वो दाल बनती है ना, तो ये जो काली दाल होती है ना, एक सलाइवा जैसा रिलीज करती है थोड़ा सा उसको। और उसको जब आप खाओ नींबू डाल के, खटास के साथ, वो गजब लगता है। आप हरी मिर्च फ्राई करना, वो तो अपना कांस्टेंट है, हरी मिर्च को फ्राई करके रख लेना। बट काली दाल, साथ ही साथ ये हमारी दाल, तुअर की दाल और चावल, जब ये आलू के साथ और ये सब तैयार होकर के जो होगा ना, वो थोड़ा गीला रखना है ना।
अगर उसको थोड़ा ड्राई रखोगे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम लोग के साथ दिक्कत पता क्या होती, तुम खिचड़ी को ड्राई रखते हो। ड्राई खिचड़ी अच्छी थोड़ी ना लगती। थोड़ी जब वो गीली रहेगी ना, थोड़ी ग्रेवी के जैसी, ग्रेवी मतलब ऐसे नहीं कि आप पानी भिगा दो, वो रहे, वो भीगी हुई भी रहे और उसमें से पानी अलग भी ना दिखे। और जब उसमें आप वो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। वो मैं कभी आपको बताएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, रेसिपी सिंपल है। आप आलू काट लीजिए, प्याज काट लीजिए, पर प्याज मतलब अपने को उनको क्रश करना पड़ेगा, वो मुंह में नहीं आना चाहिए। मुंह में आते ना वो मजा नहीं आता। लहसुन छील लो आप, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, इनको जब आप कड़वा तेल अपना सरसों का है ना, एकदम खुशबू आना चाहिए, तो सरसों के तेल में जब आप उनको चलाओगे एकदम, एक समय के बाद वो पूरे गीले हो जाएंगे। थोड़ा तेल ज्यादा रखना, खिचड़ी में अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपके स्वाद अनुसार मसाले मिला लोगे, लाल मिर्च का पाउडर है ना, कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक, हल्दी। फिर उसके बाद गरम मसाला MDH, और उसके पश्चात जो भी आपके पास मसाले हैं उनको मिला करके हम उसमें डालेंगे। अच्छे से पूरा मसाला पकाएंगे। मसाला कितना पकाएंगे कि जो पानी मसाले में डाला था ना, पानी शुड बी इवापोरेट। सिर्फ क्या बचे, मसाला बचे तेल के साथ और आलू जो हमने शुरू में डाले थे। और उसके एंड में हमारे पास काली दाल, तुअर की दाल और खिचड़ी, इनका जो पेस्ट था, जो मिला के हमने रखा था, उसको सीधा डाल दो। खिचड़ी सर सीटी कितनी लेनी कुकर में? देखिए, इसके ऊपर भी एक हम बात ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने उसको तेज चाल पर रखा, गैस की वो लोह ज्यादा रही, तो आपको कम वो लेना पड़ेगा, बट खिचड़ी में फिर उतना मजा नहीं आएगा। आप उसको कम पे पकाओ, आप उसको एकदम धीरे धीरे पकने दो। आप 5 से 6 सीटी ले लो भले, बट धीरे धीरे। अब अगर वो धीरे धीरे पकेगी ना, 5 से 6 सीटी लगेगी नहीं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से, भले सीटी एक लगे, पर वो जो खुशबू आएगी ना के साथ, जो पूरे रूम के अंदर लोग बोलेंगे इस रूम में कुछ बन रहा है, खिचड़ी बन रही है। फिर आप उस खिचड़ी को लो, नींबू काट लो, नींबू उसके ऊपर डालोगे तो जो खट्टापन आएगा। हरी मिर्च, अपनी हरी मिर्च रखी है, हरी मिर्च, खिचड़ी, बोलो, अरे मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए यार, जो खिचड़ी बने। चलो, तो 4 मिनट हो गए। अब हम शुरू करते हैं हमारे इस नए सेशन को, एंड दैट इज द वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। चलिए भाई आओ पढ़ लेते हैं। कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने जाना था साइक्लोन, और उनमें भी टेम्परेट, जो एयर मास की वजह से बने थे। उससे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ चुके, टेम्परेट साइक्लोन हमने पढ़े थे। आज की क्लास के अंदर हम वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं तापमान के आधार पर बता देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन कितने पार्ट के होते हैं। आपको ये सारी चीजें रटना नहीं है, टेम्परेचर वाली तो बिल्कुल नहीं, बट हां यहां पर कुछ चीजें आप समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहला होता मेगाथम। मेगाथम का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां तापमान हमेशा ज्यादा बना रहे, जैसे कि इक्वेटर। हमने पढ़ा था कि इक्वेटर जो होता है हमारा टोरिड जोन होता है, यहां पर गर्मी ज्यादा होती है। तो इस इलाके में जितनी भी कंट्रीज आएगी उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस इलाके पर जो तापमान होता साल भर 18 डिग्री 16 डिग्री प्लस रहता है। नो सीजन ऑफ विंटर, ठंड का कोई सीजन ही नहीं होता। समझो इक्वेटर एक ऐसा देश है जहां पर, इक्वेटर एक ऐसी इलाका है जिसके ऊपर ब्राजील है ना, ब्राजील तो काफी बड़ा देश हो गया, विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, बट युगांडा है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंड होती नहीं है। यार बिना ठंड के तो देखो मजा नहीं आता। मेरा ऐसा मानना, पता, दुनिया का सबसे अच्छा इलाका है भारत। मतलब आप ऐसा मत समझिए कि सर हमेशा भारत ही भारत आप बोलते रहते हो। अब देखो ना, ठंड, गर्मी, बरसात, हर सीजन आदमी देख पा रहा है एक साल के अंदर अंदर। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो ठंड ठंड ठंड, अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे गर्मी गर्मी गर्मी, है ना, और इक्वेटोरियल कंट्री बरसात बरसात बरसात, रोज बरसात, पूरे टाइम गीले रहो। बट इंडिया में गीले रहने के भी 4 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठंड के भी 4 महीने है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और एंड में आपके गर्मी के भी 4 महीने है ना, मार्च अप्रैल मई जून। तो पूरा माहौल हमारे देश के अंदर चौमासा, चौमासा मतलब बरसात के 4 महीने,
चौमासा मतलब गर्मी के 4 महीने, चौमासा मतलब ठंड के 4 महीने, ये 4×3 12 मिलकर के एक साल बनता है। तो हमारे देश में सब होता है। तो ये इक्वेटोरियल वाले इलाके में आएगा जहां पर तापमान हमेशा 16 डिग्री अधिक बना रहता है। फिर आता ज़ेरोफाइटिक क्लाइमेट। ज़ेरोफाइटिक प्रश्न आपसे एनडीए पूछ चुका है। ज़ेरोफाइटिक का मतलब होता सूखा, एक ऐसा इलाका जहां बरसात कम हो बट पानी उड़े ज्यादा, मतलब डेजर्ट्स। मतलब डेजर्ट के अंदर कोई नदी भी रहती ना, जो वहां के पानी से नहीं कहीं और से बह के आ रही, वो भी उड़ा देता है। हमारे देश में लूनी नाम सुना है आपने, द लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट। अब लूनी निकलती है अरावली से, है ना, नागा की पहाड़ियों से, अजमेर के पास से अरावली से निकलती है, बालोतरा नाम की जगह है राजस्थान के अंदर, वहां तक तो उसका पानी मीठा है, पर बालोतरा के बाद से उसका पानी खारा होने लग जाता। कारण क्या? क्योंकि पानी उड़ता रोज और नमक नमक बचता है। रेत उड़ती है और रेत आकर के मिलती, तो पानी खारा हो जाता है, सलाइन हो जाती है, तभी तो उसको लूण बोला। लूण मतलब नमक, लूनी राजस्थानी वर्ड है ना, तो लूनी से नमक, लूनी नाम दिया गया उसको, द लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट, याद रखिएगा। तो ज़ेरोफाइटिक क्लाइमेट मतलब ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, इवापोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, उड़े ज्यादा गिरने की बजाय, है ना, तो जो बहता आएगा उसे भी उड़ा देगा वो। तीसरा जाएगा मीजोथर्म, जहां पर तापमान 18 से 8 डिग्री के बीच में रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं। तो मीजोथर्म क्लाइमेट होता है, जो कि आपको यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इटली, इन इलाके के अंदर ज्यादा मिलेगा। माइक्रो टाइप क्लाइमेट क्या होता है? जहां तापमान विंटर में -3 डिग्री चला जाए, मतलब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। अब ठंड बढ़ेगी, आप समझो दिल्ली में इस बार आज तक का सबसे लोवेस्ट तापमान गया है 4.6 डिग्री, 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड दिल्ली का अभी कल परसों का तापमान था। अब कल परसों का जो तापमान था ना दिल्ली का 4.6 डिग्री, वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि लोग काम नहीं कर पाते। जैसे कहीं सुबह से उठ करके गाड़ी से जाना, अरे यार थोड़ा धूप निकलने दो, धूप ही नहीं निकलती, सूरज इनइम्पैक्टफुल है क्योंकि आसमान में पोल्यूशन है। तो दिल्ली का तापमान कितना 4.6 डिग्री गया, वो भी काफी ज्यादा। अब -3 तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा चीज होती है। हेकिस्टोथर्म मतलब पोल, ये ठंडे आखिरी में। तो पोल एक ऐसी जगह जहां तापमान पूरे साल 10 डिग्री से कम रहे और सब जीरो रहे। सब जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो के नीचे नीचे। तो जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहां पर ऐसे हालात बनते हैं। अब ये सारे के सारे इलाकों की कंट्रीज हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेगाथर्म यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट से। तो अब ये आपको रटना नहीं है क्या, मेगाथर्म जहां तापमान हमेशा ज्यादा बना रहे, कोई ठंड नहीं, ज़ेरोफाइट सूखा इलाका। फिर आ जाएगा आपका मीजोथर्म जहां पर तापमान 8 डिग्री से 18 डिग्री तक रहेगा, नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर। माइक्रोटाइप जहां तापमान -3 तक जाएगा, और हेकिस्टोथर्म एकदम ठंडा, 10 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, आइए एक एक करके इनको एक फ्लो चार्ट पर समझते हैं। अब ये ही आपका 2 लेक्चर का रूपरेखा है। ये दिस इज द माइंड मैप। मुश्किल ही होता होगा कि कोई टीचर पढ़ाने के पहले माइंड मैप दे दे, बट यहां पर हम ले रहे कैसा माइंड मैप, कि जैसे 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से 10 डिग्री साउथ, दोनों के बीच में इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलता है, जहां पर मेगाथर्म क्लाइमेट पाया जाता है। फिर 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और 10 से 30 डिग्री साउथ, यहां पर पूरब में तो मॉनसून मिलेगा जो भारत आता है, सुडान सवाना टाइप मिलेगा अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा डेजर्ट सहारा। तो ये तीनों आ जाएंगे 10 से 30 के बीच में। फिर 30 से 45 थोड़ा ठंडा आया, पश्चिम में मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट जो कि यूरोपियन कंट्रीज में मिलेगा। सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रिक्तिस्तान नाम से कोई कंट्री नहीं होती, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस इलाके में स्टेपिस टाइप क्लाइमेट मिलेगा। फिर चाइना टाइप क्लाइमेट, जाहिर सी बात है पूरब है। आप बस इस मैप को ऐसा समझ के चलिएगा एवरीवन, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, ये अपने दिमाग में रखना। तो ईस्ट में आया, मैं कहां पर आ गया? चाइना। चाइना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, जापान के पास में। फिर और ऊपर गए 45 से 65 ठंडे में, और पश्चिम में आ गया ब्रिटेन, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट वेस्ट में ही तो पाया जाता। बीच में आ गया साइबेरिया, रूस, ठंडा, याकुत्स्क, जिसके बारे में कल के लेक्चर में बात करेंगे। और ईस्टर्न साइड में जाएगा आपका लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, जो कि कनाडा के ऊपरी भाग में पाया जाता है, कनाडा के ऊपरी भाग में, साइबेरिया के कामचाटकन पेनिनसुला तरफ, यहां पर ये पाया जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे 65 to 90 डिग्री यहां पर आपको देखने को मिलेगा हेकिस्टोथर्म टाइप क्लाइमेट, दैट इज द टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। अब हेकिस्टोथर्म टाइप क्लाइमेट वो होता है जहां पर तापमान कभी भी जीरो के पार जाता ही नहीं है। बता दीजिए, तब तक मैं चाय पी लेता हूं और फिर शुरू करेंगे। इक्वेटर से उठाऊंगा। सर वाईटी क्यों नहीं खोलते, अच्छा कमा लोगे। फिर तुम जैसे लोग कहां मिलेंगे मुझे, आप देख लो। ये क्लियर है, सब कुछ सही है। दीदी गई, हाँ।
इनकी चाय सही नहीं है, चाय में ये ना बेवकूफ बना देते। गर्म पानी ये कभी नहीं बिगाड़ते क्योंकि सिर्फ उसे गर्म करना होता है, बट चाय लिखना है क्या? नहीं, ये तो 10-12 आएंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर, जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे सब आएंगे, बट ये शुरू से लेकर आखिरी तक अपने दिमाग में ये वाला मैप रखना है। क्या चाहते क्या है यार? मुझे एक बात बताओ कि चाय, किसी को गलत तरह की चाय पिलाना क्या पाप नहीं? सर आपकी फेवरेट कंट्री कौन है इंडिया को छोड़ के? देखिए, इंडिया को छोड़ के बताया है ना, इसलिए बता रहा हूं। स्विट्जरलैंड मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे साथ ऐसा है, पहली चीज तो कि लैंडस्केप जो दिखाई देते हैं ना नीचे, व्यूज, आकृतियां, उनके कंपेयर में मुझे उस इलाके का जलवायु ज्यादा पसंद। मतलब मेरे लिए ज्यादा मैटर करता वहां की ठंडक, वहां पर गर्मी नहीं होना चाहिए। मतलब आप ठंडा इलाका है, बट अगर दिल्ली में भी घूमना है तो मुझे बहुत पसंद है। अभी हम रिसेंटली दिल्ली गए थे, अभी कुछ दिन पहले गए थे ना, आप लोग को वीडियो बताया था, वो आया था। तो सौम्या में मैं, आसिम सर, दानिश सर, हम चारों लोग वहां पर एक मार्केट है जो फूड, स्ट्रीट फूड है दिल्ली का, नोएडा में था। सेक्टर तो मुझे याद नहीं, 60 और 70 के बीच में था। तो वैसा कोई सेक्टर था, उसमें हम गए थे वहां पे। और उस दिन तापमान था 8 डिग्री, एकदम ठंड, चांद दिख रहा आसमान में, है ना। इतना अच्छा लग रहा था मुझे मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था दिल्ली में है पॉल्यूशन में, साल भर अच्छी जगह भी रह करके क्या ही कर लिया। बहुत बढ़िया था। स्विट्जरलैंड मुझे इसीलिए पसंद है बिकॉज स्विट्जरलैंड ना ठंडा है। स्विट्जरलैंड में कभी ट्रेन का रूट देखना आप, तो स्विट्जरलैंड की ट्रेन चलती है ना, लोकल ट्रेन वहां की कैसे लोगों को लेकर के जाती है। सर मुझे भी स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। हाँ हाँ, आप देखिएगा और आराम से पता कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। करें शुरू? चलिए भाई, तो भाई सबसे पहले टाइप क्लाइमेट की बात करते हैं। चेट बंद करता हूं। द फर्स्ट क्लाइमेट इज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जो 0 से 10, 0 से 5 के बीच में दोनों ही हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। किसी जगह तक 10 होता, किसी जगह तक 5 होता, ये ऐसा, बट इक्वेटर के दोनों तरफ। जो आपको कलर दिखाई दे रहा वर्ल्ड के नक्शे में, देखिए वर्ल्ड के नक्शे को अच्छे से डिटेल में देखने की आदत डाल लीजिए। आप अच्छे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं, आपका नक्शे के ऊपर भी कमांड होना चाहिए। आपके रूम के अंदर चमकना चाहिए नक्शा। आपके पास एटलस होना चाहिए। एटलस महंगी आती, नक्शे सस्ते आ जाते, तो आप चाहो तो नक्शे ला करके लगा सकते हो, एक भारत का, एक वर्ल्ड का और एक भारत का फिजिकल। उससे आपको चीजें बेहतर हो जाएगी। जब आप वर्ल्ड मैप लगाओगे तो ये देखिए, ये इस इलाके को आपको दिमाग में रखना है। अब साउथ ईस्ट एशिया आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ब्राजील, है ना, इक्वेडर, ये कंट्रीज आ रही है यहां पर। और इस इलाके पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। प्रेसिपिटेशन इज ऑलवेज बिटवीन 150 से 250 सेंटीमीटर। 150 से 250 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। हर साल बरसात आपकी 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सेंटीमीटर आपको रेन गेज से मैंने बता दिया था वो कितनी काउंट होती है, हमने स्टोरी भी जानी थी राजस्थान की। कन्वेक्शनल रेनफॉल ओकर हियर, आप कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ के आए हो? आपको आपके टीचर ने बताया होगा बरसात 3 से 4 प्रकार की होती है, एक कन्वेक्शनल, एक ओरोग्राफिक, एक फ्रंटल और एक आर्टिफिशियल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे आम होती है, गर्मी की वजह से पानी भाप बनेगा और बरसात हो जाएगी, बस। तो यहां पर भाप, क्योंकि सूरज की किरण 320 वॉट गिरती है प्रतिदिन 1 मीटर स्क्वायर पे, तो यहां पर गर्मी ज्यादा है, इंसुलेशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल यहां पर होगी। रेनफॉल ओकर थ्रू आउट द ईयर, साल भर बरसात। और ग्रेटेस्ट रेनफॉल हमें देखने को मिलती है अमेजन के जंगल में, यहां पर
कांगो के जंगल में, कांगो रिवर ये यहां पर, और मलेशिया इंडोनेशिया ये इधर। तो ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ब्राजील, कांगो, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इधर मलेशिया इंडोनेशिया, इन 3 इलाके पर ये अच्छी मात्रा में दिखाई देता है। हेवी रेनफॉल ओकर 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स। अब यहां पर मैं 2 मिनट लेकर के आपको इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस क्या होते हैं एक बार बता देता हूं। देखिए पहले भी बता चुका हूं बट एक बार फिर बता देता हूं। सन, ये धरती है बेटा, हमारी अर्थ, 2 अर्थ नहीं है, बस घूम रही है इसलिए 2 तरफ बना दी। ये धरती का नॉर्थ पोल है, ये धरती का साउथ पोल है। अपने ओरिजिनल एक्सिस से धरती 23.5 डिग्री के साथ टिल्टेड है, ये जानते हैं हम। तो इसलिए नॉर्थ पोल यहां है, साउथ पोल यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। दूसरा ये ऐसा हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस हिसाब से ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, राइट जी सर। अब आप देखिए यहां पर तीनों लाइन बना देना चाहिए, उससे आपको बेहतर रहेगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। धरती में कोई बदलाव नहीं है, धरती है 3 लाइन के साथ टेढ़ी बनाई है मैंने, ये ऐसी है ना, टिल्टेड बनाई है। हाँ जी गुरुदेव। अब आप देखिए अभी महीना चल रहा दिसंबर का, जनवरी नहीं दिसंबर का। तो दिसंबर के महीने में सूरज की किरण परपेंडिकुलर होती है सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ये देखो ना, इक्वेटर के साउथ साउथ में ज्यादा गिर रही है और नॉर्थ नॉर्थ में गिरी नहीं रही। तो ये हो जाएगा विंटर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस। फिर कब, महीना कौन सा गुरुजी? दिसंबर। दिसंबर के बाद जैन, फेब और ये मार्च। मार्च में धरती कहां जाएगी? बीच में, बीच में आ गई, मतलब दोनों के ऊपर बराबर किरण गिर रही है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। कौन से महीने में? मार्च में। मार्च में सूरज की किरण परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर के ऊपर, है ना। दिसंबर में सूरज की किरण परपेंडिकुलर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर 23.5 डिग्री। तो उसे हमने बोल दिया विंटर सोल्स्टाइस। क्यों? क्योंकि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है। धरती घूमी जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में सूरज की किरण परपेंडिकुलर हो गई इक्वेटर पर। मार्च के बाद क्या आता गुरुजी? अप्रैल, मई और जून। तो जून में सूरज की किरण कहां गई? इट इज परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके ऊपर इंडिया बना हुआ है। ये देखो ना, इस इलाके में ज्यादा गिरेगी। जब इस इलाके में रोशनी ज्यादा गिरेगी तो इसे हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। सर इसको समर सोल्स्टाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय तो अभी जैसे हमारे देश के अंदर गर्मी हो रही है जून में, तो फिर जून में ऑस्ट्रेलिया में तो ठंड होती है ना, फिर वो लोग समर सोल्स्टाइस क्यों बोलेंगे? देखिए अब आप ना एक दौर तो समझ ही चुके होंगे ट्रंप के कुछ कारनामों को लेकर के, जिनपिंग के कारनामों को लेकर के, पुतिन के कारनामों को लेकर के। जिसके हाथ में ताकत होती ना, उन्हीं के द्वारा चीजें डिटरमाइन होती है। और विश्व की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है, जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है, दे ऑल आर लाइज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, चाइना, कोरियन पेनिनसुला, जापान, सब ऊपर ही आ रहे। तो लोगों ने अपने हिसाब से रख लिया कि हमारे यहां रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा। इनके इधर गर्मी है तो ये समर है, और इनके इधर ठंड है तो विंटर है। अब इनके यहां समर सोल्स्टाइस में विचारों के यहां, जब इनके यहां समर सोल्स्टाइस है, इन लोगों के यहां ठंड पड़ रही। बट क्या बोला ना मैंने? मोनोपोली मैटर्स। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर कंट्रीज है, तो उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सोल्स्टाइस। फिर जून के बाद आगे बढ़ा, हुई 6 महीने हुए, जून से फिर आगे बढ़ा जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में धरती कहां आ गई? ये यहां, ठीक है। सितंबर में जब धरती आई तो बराबर मात्रा में रोशनी गिरने लगी, फिर ये हो गया इक्विनॉक्स, है ना। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और ये फिर आ गया आपका दिसंबर। 12 महीने हो गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में सूरज की किरण दोनों हेमिस्फीयर में बराबर रहेगी। अप्रैल, मई, जून। जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रहेगी, हमारे इधर, है ना, समर सोल्स्टाइस। जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में अगेन दोनों में बराबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा, विंटर सोल्स्टाइस। मतलब सोचो, ऑस्ट्रेलिया के लोग पसीना पोंछ के क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पूरा समझ में आया। अब जैसे हमारे देश है, हमारे देश में समर सोल्स्टाइस कब आता है? मेन ओरिजिनल लाइन कब आती? सर जून में। बट बरसात कब ज्यादा होती है? जून में लो प्रेशर बनता गर्मी की वजह से, और जुलाई तक बादल आते और बरसात होती, तो हेवी रेनफॉल होकर इन जुलाई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर
समर सोलिस्टाइस विंटर सोलिस्टाइस कब आता? दिसंबर में। बट दिसंबर में गर्मी बढ़ती, लो प्रेशर आता बनता है, और जनवरी में सबसे अच्छी बारिश होती, जनवरी में। अब वैसा का वैसे इक्वेटर पर सूरज कब आ रहा? मार्च में और सितंबर में। तो 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स, जैसे 1 मंथ आफ्टर सोलिस्टाइस इंडिया में था, 1 मंथ आफ्टर सोलिस्टाइस ऑस्ट्रेलिया में था। अब यहां पर 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स यानी मार्च के अगला महीना क्या होगा? अप्रैल, नोन फॉर हेवी रेनफॉल एट इक्वेटर। दूसरा सितंबर के अगला महीना क्या आता है? ये सितंबर है ना, सितंबर, तो सितंबर का अगला महीना क्या आता? अक्टूबर। अक्टूबर नोन बाय हेवी रेनफॉल। तो यहां पर पूरी जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं उसमें सिर्फ मेरा एक ही मकसद है बताने का कि हेवी रेनफॉल ओकर 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स एक ऐसी कहानी होती है जब सूरज इक्वेटर पर होता है और दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर लाइट जाती। तो 1 मंथ आफ्टर, अब ये 2 बार आता, एक बार तो मार्च में, एक बार सितंबर में। तो मार्च का अगला महीना अप्रैल, सितंबर का अगला महीना अक्टूबर। तो 2 बार अच्छी बारिश होती है, अप्रैल एंड अक्टूबर। इन 2 महीनों में यहां पर अच्छी बरसात देखने को मिलेगी। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे। बताइए, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हम्म 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया एवरीवन? ये मैं पहले भी बता चुका हूं, शायद आप लोग को पता नहीं, बट इस बार मैंने बताया है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी। डेट वेट सब बाद में प्लीज, डेट बाद में। एक छोटा सा फोटो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, काम हो जाएगा उससे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो क्या जाना हमने, इक्वेटर पर 150 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती, गर्मी की वजह से, है ना। रेनफॉल ओकर इन अमेजन, कोंगो, इस इलाके के अंदर ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा रेनफॉल 1 मंथ आफ्टर इक्विनॉक्स होती है, अप्रैल और अक्टूबर में। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज दिव्यांश, दिमाग खराब मत करो मेरा, या तो पीछे करके देख लो। अब ये देखो कौन सा इलाका सर जो इक्वेटर पर आता, आपको देख के समझ में आ जाएगा, वहां के जंगल। ये मलेशिया, इंडोनेशिया, कोंगो, डीआरसी, ब्राजील, इक्वेडर, ये पूरी लाइन है। यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन तीनों जगह पर अधिक मात्रा में बरसात आएगी। ठीक है। अच्छा, बताओ तो किस किस को समझ में आया ये जो इक्विनॉक्स और सोल्स्टाइस का काम था? नहीं, ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है बेटा। बता दो रे, दूसरी चीजों में उलझा दोगे तुम। नाइनटी 1.42 नहीं आया समझ में। अब इनके कॉन्सेप्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे, प्लीज ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल भी ना बोलते हुए सुनिएगा। इसको पकड़ो, ये धरती है, ये धरती है, क्लियर सभी को? ये हमने 23.5 डिग्री के एंगल से टिल्ट कर दी, परफेक्ट, पकड़ लो। ठीक है, मैं सन हूं अभी, मैं क्या हूं अभी? सन हूं, समझ में आ रहा? अब मेरी रोशनी किधर ज्यादा की जा रही, सदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? गुरुजी सदर्न हेमिस्फीयर पर। तो सदर्न हेमिस्फीयर अभी चल रहा है विंटर, सदर्न हेमिस्फीयर पर सूरज की किरण जा रही, तो दिस इज दी विंटर सोलिस्टाइस। क्या हो जाएगा? विंटर सोलिस्टाइस, दिसंबर। अब दिसंबर से आगे बढ़ो, आगे जाओ, जनवरी, फरवरी और ये मार्च,
धरती ऐसी है, अब मेरी लाइन देखो सीधी इक्वेटर पर गिर रही है, इधर आओ, लाइन सीधी जा रही इक्वेटर पर, मेरी रोशनी, तो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल रीजन यानी इक्विनोक्स। अब ये इक्विनोक्स है, धरती की लाइन कहां गिर रही, इस पट्टी पे। अब महीना कौन सा, मार्च, आगे बढ़ाओ, अप्रैल, मई और ये जून। अब जून है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस कर रहा हूं मुझे, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेस कर रहा हूं, समर सोलिस्टाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, समर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ए समर सोलिस्टाइज, राइट, परफेक्ट। अब ये महीना कौन सा, जून का, परफेक्ट रोशनी है ना। इसके अगले महीने बरसात होगी यहां पर, फिर आगे चलो वो भी 1 2 3, अब ये आ गया सितंबर। अब सितंबर में आप देखो अगेन रोशनी इक्वेटर पर परपेंडिकुलर जा रही है। आप ना कंफ्यूज मत हो, ये दोनों पोल है हमारे, ये पोल कब फेस कर रहा हूं मैं, एक सेकंड छोड़ना, आ जाओ उधर, ये अभी ऐसा है, ये पोल में कब फेस करूंगा देखना है, ये घूम के गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर में फेस कर रहा हूं, इक्वेटर में फेस कर रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फेस कर रहा हूं, और पीछे फिर मैं इक्वेटर फेस कर रहा हूं, ठीक। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। ये हुई ना बात। चलो, तो इक्विनोक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इक्विनोक्स मतलब इक्वल डे और नाइट। जब बोतल मेरे सामने थी, दोनों तरफ लाइट जा रही थी, जब बोतल इधर आई तो साउथ में जाने लगी, जब बोतल इधर आई तो नॉर्थ में जाने लगी, सिंपल फंडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इक्वेटर के बारे में हमने क्या क्या जान लिया। इक्वेटर के बारे में हमने जान लिया 250 सेंटीमीटर तक बरसात, कन्वेक्शनल बरसात, अमेजन कोंगो के जंगल में बरसात, और इसके बाद है तो इक्विनोक्स के जस्ट अगले महीने बरसात तेज होती। अब बात करते हैं इक्वेटर इलाके के तापमान के बारे में। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रेट टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। हमेशा आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा एक ऐसा इलाका होता है जहां रेंज काफी कम होती तापमान की। तो देखिए यहां पर रेंज काफी कम है, क्योंकि ठंड जैसा तो कोई सीजन है ही नहीं। जैसे अब डेजर्ट है, डेजर्ट में गर्मी कितनी ज्यादा हो जाती और रात में ठंड कितनी पड़ जाती, तापमान आ जाता 2-3 डिग्री। तो वहां पर रेंज बहुत ज्यादा है। रेंज का मतलब क्या, ज्यादा और कम में अंतर। बट इक्वेटर एक ऐसा इलाका है जहां यूनिफॉर्मिटी बनी हुई है, यहां ठंड जैसा कोई सीजन ही नहीं। तो ग्रेट टेम्परेचर विथ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ईयर, नो विंटर सीजन, कोई विंटर सीजन नहीं, 27 डिग्री प्लस तापमान बना रहेगा। गर्मी भरे जंगल यार, उमस भरे जंगल, आप मतलब दिमाग खराब हो जाए आपका यार, ऐसे जंगल। ये देखो, ये यू कैन नॉट वॉच बियॉन्ड 1 मीटर, आप 1 मीटर के बाद का नहीं देख सको, इतने घने जंगल है। आपको कहीं कहीं जमीन दिखाई देती, वो कहां, जब आप हेलीकॉप्टर से उड़ते ना तो कोई जमीन का सीन ही नहीं। कभी कभी जमीन दिखेगी जब वो नदी के किनारे की खाली जगह होगी, अन्यथा जंगल पूरे ग्रीन। आप देखो यार, नक्शा देखो आप, ये देखो। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई दिस इज बिकॉज कि आपने ये देखा 250 सेंटीमीटर तक बरसात भी है गर्मी की वजह से, और दूसरा इक्वेटर पर तापमान तो बना ही रहता है, तो तापमान भी ज्यादा, सनलाइट भी ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा और बारिश भी ज्यादा। अरे पेड़ पौधों को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की किरण और बरसात, वो दोनों ही भरपूर मिल गए तो यहां इबोनी, महागनी, रोसवुड, डाइवुड, रबर, होपिया, ऐसे बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे। 60 फुट के पेड़, 60 फुट बड़ी बात होती है। 60 फुट से अगर कोई गिरा ना, मतलब ना गिरे कभी, पर कोई गिरेगा ना तगारी भरना पड़ेगा, वो पूरा भी नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह गिरेगा। तो बात ये 60 फुट के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ यहां उग जाते हैं गर्मी की वजह से और बरसात की वजह से। डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ अरेंजमेंट, यहां के पेड़ों के अंदर सबसे खास बात होती है अलग अलग लेयर का अरेंजमेंट। सबसे पहली होती इमर्जेंट लेयर, ये लर्न नहीं करना आपको, सिर्फ इतना याद रखना है कि पेड़ों की लेयर्स होती, पर अब मैं यहां बता रहा हूं कैसी कैसी होती है। इमर्जेंट लेयर, सबसे ऊपरी लेयर जो बाहर निकलती है। फिर दूसरी आती है कैनोपी लेयर, एक ऐसी लेयर जो छांव करती जंगल में। कुछ कुछ पेड़ होते हैं ना ज्यादा तेज चलते ऊपर निकल जाते,
तो कुछ कुछ इमरजेंट, कुछ कुछ छांव वाले लेयर, तो दैट इज द कैनोपी लेयर। फिर आती अंडर स्टोर, अंडर स्टोर मतलब छोटे छोटे पेड़ जो नीचे होते हैं ना, छोटे पेड़, अंडर स्टोर। फिर आती श्रब्स, झाड़ियों, ये नीचे जो दिख रही ना ये झाड़ियां, और फिर आता फॉरेस्ट फ्लोर, जंगल का तल। तो ये एक ऐसा इलाका होता है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। आप चाहो तो ये बड़ा शब्द है, बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है। बायोडाइवर्सिटी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो हुए थे अलग अलग, तो 1992 में अर्थ समिट हुई थी जहां पर बायोडाइवर्सिटी को बचाने की खूब बात की गई थी, जैव विविधता। और सबसे ज्यादा दुनिया की जैव विविधता इक्वेटर के जंगलों में मिलती। क्यों? क्योंकि इमरजेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोर और फॉरेस्ट फ्लोर, यहां पर लाखों प्रकार की मकड़ियां होती है, लाखों प्रकार के ऑर्थोपोड्स, कीड़े मकोड़े होते हैं, हजारों प्रकार के सांप होते। एक आइलैंड है, उसका नाम है स्नेक आइलैंड, जहां पर मतलब आप समझ लो 300 हेक्टेयर का एरिया है। 300 हेक्टेयर ज्यादा नहीं होता है, हेक्टेयर बोल रहा हूं, 300 हेक्टेयर का एरिया है। उस 300 हेक्टेयर के एरिया के अंदर 3000 से ज्यादा सांप रहते हैं। उसका नाम है स्नेक आइलैंड, है, ब्राजील के बाहर है। वहां पर गोल्डन लैंडसेड नाम का एक सांप मिलता, बहुत जहरीला, एकदम सुनहरे रंग का, डेंजर, वेरी डेंजर। तो यहां पर जानवर बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ अरेंजमेंट यहां पर मिला, पहला। दूसरा, मल्टीपल स्पीसीज, बहुत ज्यादा स्पीसीज आपको मिलेगी यहां पर जानवरों की, मैं बता चुका हूं ना, बहुत स्पीसीज मिलेगी आपको। आपको यहां पर जैगुआर मिलेगा, आपको यहां पर केमन मिलेगा, इलेक्ट्रिक एल मिलेगा, नाना प्रकार की मछलियां मिलेगी। पानी तो मतलब ऐसा समझ लो, आप बस इतना जान लो कि इस इलाके में एक नदी है जिसको पूरी दुनिया बड़ी इज्जत करती, अमेजन नाम है उसका। अमेजन के बारे में कहा जाता है ये दुनिया के फेफड़े हैं, लंग्स है दुनिया के। तो ये अमेजन नदी की, पता आज तक कोई इसका ओरिजिन पॉइंट नहीं बता पाया। लोग क्लेम करते हैं कि अमेजन यहां से निकली होगी, अमेजन यहां से निकली होगी। अमेजन लाखों, सहस्त्र धाराएं, सहस्त्र मतलब हजार धाराओं से निकली है। आप ये नहीं पता कर सकते कि कौन सी सबसे पहली होगी, क्योंकि जनरली नदी में क्या पता किया जाता है, जो सबसे पहले से चलती आ रही है उसको नाम दे देते है ना। जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, जो शुरुआत से हो रही है वो नाम दे देते हैं। बट वहां पर इतनी नदी है कि ये बताना मुश्किल लगे कि कौन इससे ज्यादा बड़ी पुरानी निकल जाए। आज तक उस जंगलों के अंदर इनपेनिट्रेबल जंगल है। तो मल्टीपल स्पीसीज, फॉरेस्ट क्लियरिंग यहां का एक बढ़िया तरीका है। फॉरेस्ट क्लियरिंग मतलब आपने नाम सुना होगा झूम कल्टीवेशन, बता दूंगा एक बार में, समझ में आ जाएगा। जो आदिवासी होते हैं ना जंगलों के अंदर, वो क्या करते हैं, जमीन तो खूब है जंगल में, वो लोग क्या करते हैं, एक जंगल के इलाके को, छोटे से एक जमीन की फील्ड को काटते हैं, घास फूस वहां की साफ करते हैं, उस इलाके के अंदर थोड़ा आग लगा देते हैं। आग लगाने से जो उसके जो घास फूस हो रही है सब जल जाती है, उसको खेती करते हैं। उसके अंदर खेती करते हैं, 1 साल किया, 1.5 साल किया, 2 साल किया। 2 साल के बाद जब उनको ऐसा लगने लग जाता है कि यार इस जमीन से ना ज्यादा कुछ निकल नहीं रहा, तो क्या करते हैं, उस जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें थी उनको जला के उसकी राख को वहीं छोड़ देते, दूसरी जगह चले जाते हैं। 2-3 साल वहां खेती करेंगे, तब तक ये जमीन खुद अपनी फर्टिलिटी रिटेन कर लेगी। इसे बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया के अंदर कहीं जगह पोडू, कहीं पर वेवार, ऐसे अलग अलग नाम है, बट इंडियन एग्रीकल्चर में बताऊंगा। तो फॉरेस्ट क्लियरिंग यानी झूम कल्टीवेशन यहां प्रैक्टिस की जाती है। ग्रेट वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, यहां पर इतने जंगल, इतनी वेराइटी होती है वेजिटेशन की, आप समझो, मतलब सोचो यार कि किसी के साथ ऐसा भी ना ही हो। यहां पर इतने जंगल है, फिर भी इन लोग को लकड़ियां इंपोर्ट करानी पड़ती है। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, टिम्बर, TIMBER जैसा वर्ड आए ना, टिम्बर और लंबरिंग, दोनों वर्ड का मतलब होता है लकड़ी के कारखाने। तो यहां पर लकड़ी इनको निर्यात करानी पड़ती है, आयात करानी पड़ती है, कहां से, बाहर से। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल स्पीसीज के जंगल, आप समझो, आपने सब देखे, आपके घर के अंदर कहीं सागवान लगा होगा, है ना, कहीं साल लगा होगा, बबूल लगा होगा। दीज आर द हार्डवुड इंडस्ट्रीज। तो यहां पर इनके पेड़ अच्छे होते हैं। अब ये जो जंगल होते हैं ना, इन जंगलों के अंदर आप देखो ये ऐसे होते हैं। ये एक जमीन का टुकड़ा है, इस एक जमीन के टुकड़े के अंदर एक जमीन के टुकड़े के अंदर अलग अलग पेड़, नाना प्रकार की स्पीसीज। तो देखो, अगर मैं एक पलंग बना रहा हूं, एक दरवाजा बना रहा हूं, दरवाजा आते हैं ना ऐसे यूं करके, यूं खुल जाते, यूं वापस यूं करके बंद हो जाते, तो दरवाजा बना रहा हूं। अब मुझे सागवान चाहिए,
मैंने सोचा सागवान का गेट बनाऊंगा, सागवान के गेट बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कोई उम्र ही नहीं होती खत्म जैसी चीजों का। तो सागवान का अब आपको एक सागवान तो यहां मिल गया, ये है ना, और दूसरा सागवान ढूंढने के लिए आपको इतने जंगल में अंदर आना पड़ रहा है। तो मतलब इतनी ज्यादा मल्टीपल स्पीसीज है कि इन लोगों को लकड़ियां बुलाना पड़ता है। और जंगल बहुत खतरनाक, पूरे दलदल से भरे हुए जंगल, जानवरों से भरे हुए जंगल, कोई रोड नहीं। रोड आप बनाने जाओ, रोड भी बनाना पड़े तो रोड के लिए क्या आवश्यकता किस चीज की पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता पड़ती है हमारे देश में रोड कब बनते हैं? ठंड और गर्मी में। जितने भी रोड है हमारे देश के, उनकी शुरुआत हो जाती है सितंबर अक्टूबर से। अक्टूबर से जो शुरू होते हैं तो वो आपके बनेंगे मई तक। ये चौमासा में बंद कर देते, विजयादशमी से शुरू करते हैं। देश में जितने भी व्यापारिक अभियान होते थे, युद्ध अभियान होते थे इतिहास के अंदर, सारे अभियान अक्टूबर के बाद लड़े जाते थे, विजयादशमी के बाद। क्यों? क्योंकि विजयादशमी तक रास्ते ब्लॉक होते देश के, बरसात की वजह से, चौमासे की वजह से। तो उसके पश्चात सारी चीजें शुरू करते। तो हमारे देश में ये अब यहां तो रोज बारिश हो रही, आपने इतना रोड बनाया और वो आकर के उड़ा देगा, फिर कोई आएगा ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, कोई भी नेता आकर के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो रोड टिक रहा है क्या? जमीन को डामर पकड़ रहा है क्या? नहीं पकड़ेगा, क्योंकि रोज बारिश हो रही। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है ना रास्ते, जंगल, जानवर खराब, और एक पेड़ दूसरी जगह मिलेगा तो आप एक दरवाजा सागवान का बना दिया, दूसरा बबूल का, ले भाई कैसे काम करेगा, है ना? तो यहां पर मल्टीपल स्पीसीज की वजह से इनको लकड़ी बुलानी पड़ती है। बट ये इनके जंगलों की बड़ी खास बात है। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट होता है, यहां पर अलग अलग जानवर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट क्लियरिंग यहां के लोग परफॉर्म करते हैं, ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, अलग अलग होती है वेजिटेशन की वैरायटी। अब यहां पर पाए जाने वाले जानवर देखिए, यहां पर ज्यादातर मात्रा में 3 जानवर, ये जानवर है जो बहुत अधिकांश मात्रा में मिलते हैं। सबसे पहला जेगुआर। जेगुआर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है? सुना है सर, पर हमने कार का नाम सुना, हम जेगुआर। देखिए, एक फैमिली होती है जिसे बिग कैट बोला जाता है। बिग कैट साइंटिफिक एनाटॉमी बता रहा हूं, मतलब वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जो संरचना की गई है जानवरों की। तो एक फैमिली होती है जिसका नाम है पैंथेरा जीनस। पैंथेरा जीनस लिख दूंगा। पैंथेरा जीनस होती जिसके अंदर क्या क्या आते सुन लीजिए। टाइगर, याद रखना, लायन, जेगुआर, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड, ये 5 होते। फिर से, टाइगर द सोलिटरी हंटर, लायन द किंग ऑफ प्राइड, जेगुआर वन हु कैन हंट इन स्विमिंग पूल, वन हु कैन हंट इनसाइड द रिवर, थर्ड माउंटेन लायन, माउंटेन स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो पहाड़ों के ऊपर होता है, और चौथा आपका 5वां जाएगा लेपर्ड, जो हमारे देश में मिलता है तेंदुआ। सीक्रेटिव, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट प्रेडेटर, बहुत खतरनाक होता है, सब बताएंगे इसके बारे में आज आपको। तो ये बिग कैट्स होती है। अब बिग कैट्स के अंदर जेगुआर आता है। जेगुआर का बाइटिंग फोर्स सबसे ज्यादा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि मगरमच्छ की पीठ जो फाड़ दे उसे कहते हैं जेगुआर। तो यहां पर जेगुआर पाया जाता है। जेगुआर के बाद एनाकोंडा, द लार्जेस्ट स्नेक ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीन एनाकोंडा, सब अमेजन के जंगलों में मिलेंगे। नाना प्रकार के बर्ड्स, छोटे से लेके बड़े तक, और साथ ही साथ मगरमच्छ की ये वेराइटीज जिनको केमन बोलते हैं, KAIMON, केमन। तो ये सारे यहां पर मिलेंगे। क्या क्या? जेगुआर, एनाकोंडा, बर्ड्स, केमन। अब अंतर देख लेते हैं सर। बड़ा कंफ्यूजन होता है जेगुआर में और लेपर्ड में और इनमें। अंतर देख लीजिए। दिस इज ए जेगुआर। जेगुआर को पहचानने का तरीका, सबसे पहला तरीका आप ऐसे समझ लीजिए कि आप लेकर का एक गुलाब को लाकर के आपने अपने पास रखा और आपने बनाई एक काली स्याही का घोल, श्याम रंग घोल। तो उस घोल के ऊपर आपने गुलाब को डुबाया और जेगुआर की पीठ पर लगा दिया। इट हैज ब्लैक रोज स्पॉट्स। इसके ऊपर जो रोज स्पॉट्स होते ना, वो ब्लैक कलर के होते सब में ही है, बट दूसरे के ऊपर रोज स्पॉट किसी के ऊपर नहीं होता, सिर्फ इसके ऊपर होता है। ऐसा बोला जाता है जैसे स्याही के अंदर आपने गुलाब को डुबा करके इसकी पीठ से लगा दिया। सो दिस इज दी जेगुआर। सेकंड, लेपर्ड। लेपर्ड को याद रखने का तरीका, उसकी आंख, बाकी सबके कंपेयर में इसकी आंख बड़ी मंजरी होती है। कहते हैं मंजरी आंख वाले लड़के भरोसा नहीं करना। जेगुआर की, लेपर्ड जो होता है, इसकी आंख बाकी के कंपेयर में अलग होती है, यहां से गले के पास से भी थोड़ा मस्क्यूलर होता है। एंड एक्सीलेंट क्लाइंबिंग स्किल। इसकी जो क्लाइंबिंग स्किल जो है वो एक्सीलेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि जितना इसके अंदर वजन, जनरली जेगुआर का, इसका लेपर्ड का वजन होता 60 किलो से 70 किलो, तो ये इतने ही वजन को लेकर के अपने मुंह में पेड़ पर चढ़ जाता है। 60 किलो का हिरण लेकर के पेड़ पर चढ़ जाओगे विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड? मुश्किल है ना? पचना भी नहीं चाहिए, फोकट में डिस्क विस्क स्लिप हो जाएगी। तो ये इसकी एबिलिटी है। क्या नाम है? लेपर्ड। फिर आ जाता चीता।
ये थी चीता। चीता क्या सर बिग कैट में आता? देखिए साइज के आधार पर लोगों ने इसको बिग कैट में रख दिया है, बट वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जेगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, टाइगर और लायन। क्या आपने वो लिखा जो मैंने कहा था? मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां एनाटॉमी मेंशन कर देता हूं पूरी जानवरों की। बिग कैट्स फैमिली का नाम है पैंथेरा जीनस, ठीक है। पैंथेरा जीनस। क्या क्या आएगा इसमें? टाइगर, लायन, जेगुआर, और दूसरा क्या आ जाएगा? लेपर्ड, और ये आ जाएगा स्नो लेपर्ड। परिभाषा क्या है बिग कैट की? परिभाषा क्या? पहली परिभाषा है कि साइज में बड़ा होना चाहिए, और दूसरी परिभाषा है ग्राउल करना चाहिए। ग्राउल मतलब दहाड़ना चाहिए। जेगुआर भी दहाड़ता है, लेपर्ड भी दहाड़ता है, टाइगर भी दहाड़ता है, लायन भी दहाड़ता है, स्नो लेपर्ड भी दहाड़ता है। ये ना ही मियाविंग करता है, म्याऊ म्याऊ, ये फर्जी है। ये फोकट, ये क्या है? दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल है। दैट इज वाई हम इसको बहुत वो बोलते हैं, इट इज द फास्टेस्ट एनिमल। और ये जो नाम है ना चीता नाम, चीता वर्ड, ये लिया गया है चित्रक से। चित्रक, और चित्रक एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपको दे दिया जाए ना चीता कहां से लिया गया, और वहां पर पहला वर्ड मेंशन हो ग्रीक, दूसरा लैटिन, तीसरा जैपनीज, चौथा संस्कृत, बहुत ही मुश्किल है जो संस्कृत तक जाओगे। ग्रीक लैटिन का ही नाम है, बट चीता हमारे देश में पाया जाता था। 1952 में खत्म हो गया क्योंकि लोगों ने शिकार बहुत किए थे। अब देश के अंदर चीता री इंट्रोड्यूस किए गए हैं कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर मध्य प्रदेश में। उसकी क्या स्टोरी है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया में जानेंगे। यह प्रश्न आपसे यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा था कि चीता कौन सी भाषा का शब्द है, तो चीता मतलब चित्रक, चित्रक एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लेटर ऑन इनकी रोर कैसी होती सर? देखिए जो जेगुआर का तो हमारे देश में पाया नहीं जाता है, तो हमारा कभी इसकी ट्यूटोरियल के लिए कभी सामना हुआ था नहीं, तो मुझे इसका नहीं पता। नॉर्मली होती दहाड़ जैसी होती है। इसकी जो होती ना, इसकी ऐसी होती लाइक ये जैसे हापरा है, ये होती इसकी कंटिन्यूस। आप कहीं भी देखोगे लेपर्ड की आवाज तो आपको ये लगेगी लाइक ये उसके बाद जब उसकी हम देखते हैं टाइगर की, तो टाइगर की ऐसी होती है कि लाइक इट इज आस्किंग समवन, बुला रहा जैसे आओ आओ आओ, ये होती। लेट मी शो यू, क्यों में 1 मिनट। अब ये ना, ये आवाज से तुम मुझे बताना कि सर ये आवाज किसकी है। मतलब मैं आप लोग के सामने बता दिया मैंने। देखा? आओ आओ, दिस इज द टाइगर। टाइगर की जो आवाज होती है ना, एक्चुअली में क्या जानवरों की, ये एक वीडियो अगर तुम देखोगे ना, बहुत तगड़ा वीडियो है। इसके अंदर वो देखे आपने इंडियन गोर मतलब बाइसन का नाम सुना होगा ना यार। एक वो भैंस होती जो सफेद रंग के मोजे पहनती है, उसके पांव सफेद रहते हैं और ऊपर से काली रहती एक भैंस। उनका वीडियो है, जैसे वो दूर टाइगर दहाड़ रहा है ना, आओ वैसे के वैसे ये ऐसा भग रहे ना चमक चमक के। एक वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। ये वो भगे वो पीछे की तरफ, दिस इज द टाइगर। अब बात कर लेते हैं सर लेपर्ड के बारे में। मतलब आप खुद बताइएगा
हाँप रहा है ना, ये चीता है, ये चीता है, फर्जी है, मैं बोला ना। ये क्या है, ये व्याव व्याव, छोटा बच्चा है क्या? ये टॉप 6 बिग कैट रोर टॉप 6 मत बताओ, सिर्फ एक बताओ। समझ गए ना? लेपर्ड की जो होती है ना, लेपर्ड की आवाज ये लेपर्ड की होती है। टाइगर की आपको बता दिया, जस्ट कॉलिंग समवन, आओ, वो आओ बोलते इधर, दूसरे भगते। जेगवार की बहुत नॉर्मल है, जेगवार की नॉर्मली जो आपकी आवाज आती है ना, एक तो क्या है, हमारे देश में मिलता भी नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका, तो मैंने उसका वो किया भी नहीं। लायन की आवाज सबसे खतरनाक। लायन की आवाज ऐसा होता बेटा, आप ऐसे समझ लो बस, कि जब हमें लगता है ना कि लायन की आवाज आ रही है और लायन हमारे पास है, वो आपकी गलत फहमी है। लायन की आवाज बहुत दूर से आ रही है और वो आपको लग रहा है कि आपके पास है। सबसे खतरनाक लायन की होती है। लायन की इसलिए खतरनाक होती है, जब वो ग्राउलिंग करता है ना, तो उसकी आते सिकुड़ जाती, वो ऐसे आती उसकी, मतलब बहुत अंदर तक से आती है। मैं बताता हूं आपको, लायन ग्राउल, ये वो बहुत अंदर से निकलती है। मैं बोल रहा ना, वो नीचे से एकदम से, और यहां तक जो इंटेस्टाइन्स है ना बॉडी के अंदर की, वो सारी की सारी मतलब डिसबैलेंस हो जाती। जब हाइना की आवाज इज वेरी डिफरेंट। हाइना जो होता है ना, हाइना इज जस्ट लाइक, हाइना बहुत खतरनाक होता है यार। पहले तो वो अपने आप में भी खतरनाक है, दूसरी क्या, हाइना की जो आवाज होती है वो ऐसी होती है लाइक जंगल के अंदर कोई हंस रहा है रात में। हाइना की आवाज सुन लोगे ना, एवरीथिंग विल गोइंग टू एंड। मतलब देखिए क्या है, टाइगर लायन ये सब क्या है, ये जानवर है, इनको पता है अपने को कि ये क्या कर सकते हैं। भूत कुछ भी कर सकता है। और जो हाइना होता है ना, उसकी आवाज भूत की तरह लगती है, बहुत हंसता है यार वो, कंटिन्यूस हंसता है। ये देखो, अब आप समझो, ये रात की 1 बजे आपको जंगल के अंदर आपके कैंप में सुनाई दे रही। ये हाइना है। हाँ, लक्कड़ बग्गा, जिसे जरक भी बोलते उर्दू में, बहुत बहुत डेंजरस होती है उसकी आवाज। अभी तुमको लग रहा तुम हंस, अरे यार फिर वही बात है, वही तो बात है ना, मिल गया सो मिट्टी, ना मिला सो सोना। तुम लोग उसको आज हंस रहे हो क्योंकि तुम यहां अपने घर में दीवार में गेट बंद करके आराम से बैठे हो। इस जंगल में सुनोगे ना, रात में बहुत बहुत खतरनाक आवाज होती है इसकी। हम मतलब एक बार की रात तो नहीं हुई थी, शाम की बात है। इंदौर के पास में एक इलाका था मोहाड़ा घाट, मोहाड़ा घाट पर हम थे, और वहां पर एक धर्मशाला, वो धर्मशाला नहीं, गौशाला जो रहती है ना गाय वाला, तो गौशाला बनी हुई थी। तो गाय वहां पर बहुत सारी रहती थी, जो गाय मर जाती उनको बाहर फेंक देते। तो जब जो बाहर इन्होंने फेंकी थी, उसके ऊपर हाइनास आए थे, और इन्होंने आपस में जो हंसते हंसते लड़ते हैं ना, ये खी 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 खी, फाइट फाइट, तो उस समय जो सुना, तब मैंने जाना था, अरे भाई साहब। तो ये याद रखना, दिस आर दी बिग कैट्स, सभी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि सर जेगुआर में ऐसी क्या पावर होती है। तो लेट्स डिस्कस द जेगुआर एंड लेट्स अंडरस्टैंड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। मैंने आपको क्या कहा था, हम हर जंगल को डीप और डिटेल में पढ़ेंगे, और हर चीज ऐसी पढ़ेंगे कि आपको याद तो रहेगी रहेगी।
ये देखिए, पहले तो यहां पर ये जानिए, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है पूरे इलाका। देखिए वो कूद गया पानी में, उधर से एंट्री ले ली भाई ने। मगरमच्छ आराम कर रहे हैं यहां, ले ले भाई चल रहे। सपोज देखो, दिस इज द जेगुआर। पानी में रह के मगरमच्छ से बेर, ये कहावत आपने कई दफा सुनी होगी, बट वो जेगुआर के लिए झूठ हो जाती है, गलत साबित होती है। तो पानी के अंदर से आकर के मगर को ले जा रहा है। ये देखिए, हो गया पानी के अंदर, पानी की तरफ से आया, उसकी आंख देखना बस एक बार। नहीं हो गया क्या? अच्छा वो तो उस वीडियो में था। डिड यू गेट? जेगुआर के बारे में समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाने वाली ट्राइब। सबसे पहले इंडियन ट्राइब। अमेजन के जंगलों में जो ट्राइब पाई जाती है उनका नाम है इंडियन ट्राइब। पहला पॉइंट, इनका इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं। मिसकंसेप्ट की वजह से कोलंबस, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने इधर के इलाकों को इंडियन बोल दिया था क्योंकि इंडिया की खोज में निकले थे। तो वहां से रेड इंडियंस वो सारी ट्राइब से जो इस बीच इलाके के अंदर पाई जाती है। तो इंडियन ट्राइब ऑफ अमेजन। दूसरा पिग्मीज ट्राइब, पिग्मीज ट्राइब ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो के जंगलों में जो पाई जाती है दैट आर पिग्मीज। ओरांग असली मलेशिया के अंदर। दीस आर द प्रिमिटिव हंटर एंड फूड गैदरर्स। हंटर होते हैं मतलब जानवरों को मारना, शिकार करना, इकट्ठा करना, कल के लिए देखना। तो दीस आर दी हंटर एंड फूड गैदरर्स होते। दे परफॉर्म झूम कल्टीवेशन, अभी हमने इसकी बात की। कोकोआ आर ग्रोन, इस इलाके के अंदर कोकोआ लगाया जाता है। कोकोआ मतलब कि एक ऐसा फ्रूट होता है जो चॉकलेट की इंडस्ट्रीज में काम आता है। जब अंग्रेजों ने इनको गुलाम बनाया था तो अंग्रेज अपने साथ साथ कुछ भी हो, कुछ चीजें लेकर के आए थे। तो इसलिए यहां पर इन जंगलों को कोकोआ के जंगल बोलते। चॉकलेट इंडस्ट्री यहां लगाई जाती है। साउ टॉम प्रिंसिपे एक कंट्री है जो कि इक्वेटर पर आती है। जब आपको लेटीट्यूड बताया था तब नाम भी लिया था। तो साउ टॉम प्रिंसिपे इज द लार्जेस्ट कोकोआ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये गर्म इलाके के अंदर होता है और यहां पर वो पाई जाता है। ठीक है। नेट टिम्बर इंपोर्टर, ये जो इलाके हैं ये वाले लोग लकड़ी को इंपोर्ट कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मल्टीपल स्पीसीज पाई जाती। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है। एक बच्चे ने पूछा था सर सेलवास क्या होता है? बेटा इक्वेटर पर उगने वाली घास को सेलवास बोलते हैं। सेलवास इक्वेटोरियल ग्रास लैंड्स। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ तीनों ने पूछ लिया सेलवास क्या होता है। तो सेलवास इक्वेटर इलाके में जो घास होती है ना, उस घास को हम बोलते हैं सेलवास, नाम है उसका। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसी के साथ साथ हमारा सबसे पहला वेरी फर्स्ट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कंप्लीट हुआ। इक्वेटर का तापमान, इक्वेटर की बरसात, इक्वेटर की ट्राइब्स, इक्वेटर के जंगल, इक्वेटर के जानवर, ये सब हमने पढ़े। बताइए समझ में आए? तब मैं सवाना की तरफ बढ़ूंगा। और सवाना मतलब द बिग गेम कंट्रीज, बेहतरीन होगा। आज का टारगेट जो मेरा था दैट इज ऑल अबाउट द इक्वेटर एंड सवाना और रूपरेखा। तो तीनों कर लिए हमने। सर इनके पास रुपीस होते क्या? रुपीस इंडिया में चलते क्या? खा पी के बैठते हो यार। उनके पास रुपीस कहां से आएंगे? वो दूसरी बात भी है, रुपीस वाला सीन नहीं। दे आर दी प्रिमिटिव हंटर्स, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम। 97.69%, वेरी गुड। चलिए शुरू करें। सो नेक्स्ट इज द सेकंड इज द ग्रासलैंड। अब याद रखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। क्या मैंने बोला कि इक्वेटर पर गर्मी बहुत थी, बरसात बहुत थी, तो जंगल अच्छे हो गए। अब जो ट्रॉपिकल इलाके ने, यहां गर्मी तो बहुत है बट बरसात उतनी ज्यादा नहीं, तो यहां पे जंगल उतने अच्छे नहीं होंगे, अब चीजें घटेगी। नेक्स्ट इज सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट, जो कहां पर दिख रहा है, ये इक्वेटर के बाहर, ये देखो ये इक्वेटर के बाहर, जो इक्वेटर था ना उसके बाहर जा रहे हैं अब हम, तो यहां पर सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट हमें देखने को मिल रहा है। इट डेवलप इन सुडान, सुडान के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होता है, इसलिए इसको सुडान टाइप क्लाइमेट भी बोल दिया। ओके, वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है ये। वेट मतलब कि बरसात भी होती है और ड्राई मतलब सूखा का समय भी होता है। इसको कोपेन के अकॉर्डिंग AW लेटर से बताया गया है। AW लेटर इज यूज्ड फॉर द सवाना क्लाइमेट। और ये जो क्लाइमेट था इक्वेटोरियल क्लाइमेट, कोपेन नाम का एक आदमी था जिसने बहुत बिगाड़ा किया ज्योग्राफी का, उसने इसको नाम दिया AF। याद रखना तुम तो बाद में काम आएंगे सब, अभी से आदत डाल लोगे ना। AF फॉर दी, AF फॉर द रेन फॉरेस्ट, A फॉर दी ट्रॉपिकल एंड F फॉर द रेन फॉरेस्ट। तो AF मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा AW यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सवाना टाइप क्लाइमेट, AW है ना। इट इज मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। 3 जगह पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट इज मेनली फाउंड इन, इसको बोलते, तुम लोग को ये तो पता है ना ये साउथ अमेरिका है, मत प्लीज, ये तो पता है ना। पता चला मैं सब कुछ हो गया है और एंड में जाकर के बोल दो आप लोग की अयोध्या में हुआ था क्या जन्म, बोलो यार मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये पता है ना साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, क्या है ये नहीं पता तुम लोग को। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये जो है ना अमेरिका के ऊपरी भाग, नॉर्थ ऊपर की तरफ तो नॉर्थ अमेरिका, ये इक्वेटर के नीचे की तरफ तो साउथ अमेरिका है ना। ये अफ्रीका, अफ्रीका का नाम साउथ अफ्रीका है, फाफ डू प्लेसी अफ्रीका। ये आपका आ जाएगा एशिया, सबसे बड़ा दुनिया का। ये यूरोप, ये लोग बहुत खराब लोग हैं भाई, अभी तक खराब है। ये यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया, याद है ना ये। हाँ, तो इट इज मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका मतलब यहां पे, अफ्रीका मतलब यहां पे, और ऑस्ट्रेलिया मतलब यहां पर। इन 3 जगह पर यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। दिवांश और शिवांगी, तुम दोनों को एक एक रेप्टा दिया ना मैंने, होश भुला दूंगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग गेम कंट्री एंड पार्कलैंड कंट्री। इनको पार्कलैंड कंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो क्लाइमेट है ना उसे पार्कलैंड कंट्रीज बोलते हैं। और बिग गेम इन अफ्रीका, वाई बताएंगे आपको। इनको अफ्रीका के अंदर बिग गेम कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। बिग गेम कंट्री इन अफ्रीका एंड पार्कलैंड कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्लियर। चलो अब जानते हैं। अब यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ऐसा मत कीजिए, यहां समझ लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक लोगों को क्या पॉइंट बोल रहा हूं सुनो, चुपचाप सुनो। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ग्रास लैंड्स, याद रहे मैं किसी भी घास का नाम नहीं बता रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रास, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रास लैंड। क्या, जिसके ऊपर घास उगती, उन मैदानों की बात कर रहा हूं मैं, घास की बात नहीं कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं सर? बात कर रहे हैं लैंड की, जिसके ऊपर ग्रास उगती है। तो कंबाइनली इसको क्या बोलते हैं? ग्रास लैंड। अरे मैंने वो पढ़ाया था ये लानोस, पेम्पास और ये लोग इनको घास का नाम समझ लिए, घास का नाम नहीं है। घास इज हरी, बट इलाका जो है लैंड, ग्रास लैंड, उसके नाम होंगे, है ना, जो भी नाम आएंगे। तो ओरिनोको, ओरिनोको आपको पता, वेनेजुएला, किसको नहीं पता इसके बारे में, यहां आता है ये, जहां पर यूएस ने एयर स्ट्राइक की थी, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व चला करके, ये वाला इलाका, ये जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजिल फॉल मौजूद है, ओरिनोको रिवर के ऊपर। तो इस ओरिनोको रिवर के अंदर जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं हम लानोस। क्या बोलते हैं इन्हें? लानोस। ओरिनोको बेसिन में जो घास के मैदान है उन्हें हम बोलते हैं लानोस।
पूछा गया प्रश्न है। फिर ब्राजील, ये ब्राजील के अंदर जो घास के मैदान है इनका नाम है कैंपोस। देखिए ओ के पास एल आता है, बी के पास सी आता है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। फिर अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान ये पूरे में फैले, इनको हम बोलते हैं सवाना। इनके तो नाम से वो मिला हुआ है ना। और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉन। ये सारे प्रश्न पूछे गए, एक एक पूछा है इन ग्रासलैंड के नाम से, ठीक है। तो ओरिनोको में लानोस, ब्राजील में कैंपोस, अफ्रीका में सवाना, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन, इस इलाके में बरसात कितनी, वहां पर कितनी थी 150 से 250 सेंटीमीटर, यहां पर 80 से 160, घट गई 100 सेंटीमीटर। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब ये क्या दोनों हेमिस्फीयर में मिलेगा, वो तो सिर्फ इक्वेटर पर था, ये दोनों हेमिस्फीयर में। तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द रेनी सीजन इज बिगिन इन मई टू सितंबर। हमारे देश में भी तो यही होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हमारे से थोड़े पहले जाते, इसलिए मई से शुरू हो जाता। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मई टू सितंबर, सदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर से मार्च, ये इनका बरसात का सीजन होता। तापमान 18 डिग्री से अधिक हमेशा बना रहेगा। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन गर्म रहेंगे, रातें ठंडी रहेगी। ब्राजीलियन हाईलैंड का मतलब है ब्राजील का पठार। ब्राजील के अंदर जो पठार है माटो ग्रासो, ये चलिए अगला जाएगा सर जेगुआर, पेंथर, लिपट, क्या, जाओ जाओ शिवांगी से पूछो, दिव्यांश उससे पूछो, वो तो मूर्ख है, वो तुम भी उसके पीछे मूर्ख हो गए हो। पूछो उससे क्या होता, मैंने बताया था जब तुम उससे बात कर रहे थे और वो तुमसे बात कर रही थी। कर लो सोल्व। सवाना सुडान टाइप क्लाइमेट, ठीक है। अब इसमें पहले जानना हमें यहां का वेजिटेशन के बारे में, वनस्पति के बारे में। वनस्पति क्या होती है, वन की संपत्ति। तो यहां पर टॉल ग्रासेस होती, कुछ घास बहुत बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, बट टॉल ग्रासेस जिन्हें एलिफेंटा ग्रासलैंड भी बोलते हैं, ऐसी घास जिसमें हाथी छुप जाए, एलिफेंटा ग्रास जिसके अंदर हाथी छुप जाए। एंड शॉर्ट ट्रीज, पेड़ छोटे होते हैं, मतलब इसका यह मतलब नहीं कि घास से छोटे पेड़ हो जाएंगे, पेड़ पेड़ों की साइज में छोटे होते हैं, कंपेयर देम विद द ट्रीज। तो टॉल ग्रासेस एलिफेंटा ग्रासलैंड यहां पाई जाती है जिसमें हाथी छुप जाए, समझ जाओ आप। एक पिक्चर है यार, बहुत गजब पिक्चर है, गॉड मस्ट बी क्रेजी, अगर मिल जाए तुम लोग को तो। मुझे हिंदी में है, 1970 में आई थी, बहुत उम्दा पिक्चर है यार, देखना, गॉड मस्ट बी क्रेजी। वो उसमें बस ऐसा समझ लो, उसके दो पार्ट है, पहला तो डेजर्ट में बना है, बुशमैन के साथ बना है कालाहारी में, और दूसरा सवाना में बना है। तो पहला देखना, पहले पार्ट के अंदर हल्का मतलब कालाहारी एक ऐसा इलाका है बेटा जहां पर लोगों को पीने के लिए दिन में एक आध घुट पानी मिलता है, मतलब एक ग्लास पानी भी नहीं, पूर्ण रूप से इतना कम पानी। वो जिंदगी में मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही मर जाते जो ताउम्र नहीं नहा पाते, बिना नहाए हुए लोगों की मौत हो जाती कई दफा। तो वहां पर क्या, कुछ लोग ना हाथी पकड़ने आते हैं, डेजर्ट इलाके में होते हुए उनको सवाना जाना होता, तो हाथी पकड़ने आते हैं। अब उनके साथ होते पानी के बड़े बड़े टैंकर। अब गलती से इन बुशमैन के हाथ इतना पानी लग जाता है, एक टैंकर, एक बच्चा तो उस टैंकर में गिर जाता है, वो पागल हो जाता है, ये इतना पानी, वो भी मीठा। तो वो बहुत अच्छी पिक्चर है, उसके अंदर मतलब उन्होंने हंटिंग भी बताई है थोड़ी, देखिएगा कभी। ओके, तो टॉल ग्रास, एलिफेंटा ग्रासलैंड, शॉर्ट ट्रीज। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, ये सीडीएस ने पूछा था 2025 में। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई किसे बोलते हैं, तो सवाना को बोलते हैं, थोड़ा भीगा भी होता है और सूखा भी होता है। द ट्रीज हैव ब्रॉड ट्रंक, पेड़ ब्रॉड टंग के होते हैं, है ना, ये इसे, इनको बाओआप ट्री बोलते हैं, अम्ब्रेला शेप्ड बाओआप ट्री। ये ब्रॉड ट्रंक अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज होते हैं यहां पर। इट इज एन इकोटोन, याद रखिएगा, सवाना टाइप क्लाइमेट को इकोटोन बोलते हैं। अब क्यों बोलते इकोटोन, इकोटोन का मतलब क्या होता है, इसको आराम से समझ लें क्या हम, 5 मिनट अगर दे दो तो 5 मिनट दे दो, इकोटोन समझ लो। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन इज ए एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट। जहां दो इकोसिस्टम मिले। देखिए उदाहरण के तौर पर यह है जमीन, यह है पानी,
तो जमीन जो है, जमीन के ऊपर के जंगल, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और जो पानी, इसे हम बोलते हैं मराइन इकोसिस्टम। और ये दोनों जहां पर मिलते एक दूसरे के साथ, किनारा, जहां पर जमीन और पानी एक दूसरे के साथ मिल रहे, ये जो आपका किनारा है, साहिल कह लो, किनारा कह लो, तट कह लो, ये हिस्सा, दिस इज नोन एज इकोटोन। इसी को इकोटोन बोलते हैं, जहां दो इकोसिस्टम आकर के मिल रहे। अब यहां के केस में ऐसा क्या हो रहा है? यहां के केस में ऐसा हो रहा बेटा कि ऊपर तो फैला हुआ है सहारा का डेजर्ट, और नीचे फैले हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जंगल, है ना। तो ये नीचे की तरफ आपके आ गए जंगल, ऊपर आपका आ गया सहारा, ये, और इनके बीच का जो इलाका है, दिस एरिया, दिस इज द सवाना। तो ये क्या हुआ? दो इकोसिस्टम के बीच का, इसलिए इकोटोन बोल दिया। आया समझ में? आप देखो ना, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट इकोसिस्टम नंबर 1, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम नंबर 2, और दोनों के बीच का ये जो साहेल रीजन है, ये वाला साहेल, साहेल जगह का नाम है। तो ये साहेल जो रीजन है दोनों के बीच का, दिस इज द ग्रासलैंड्स एंड दिस इज इकोटोन। आप ये देखो ना, मतलब यार ये तो जग जाहिर बात है कि आप घने जंगल से सीधे मरुस्थल में तो नहीं जा सकते ना। घने जंगल से आप बाहर जाओगे तो धीरे धीरे पेड़ कम होंगे, फिर घास बढ़ेगी, फिर घास कम होगी, फिर रेत बढ़ेगी। तो जब वो घास वाला सीन आता ना, दैट इज दी साहेल सवाना। ठीक है, ये सवाना टाइप क्लाइमेट हमारा हुआ। आगे बात करते हैं, ट्रीज आर यूजुअली ब्रॉड ट्रंक हो गया। हर्बीवोर इंक्लूड जेब्रा, एंटेलोप, एंटेलोप मतलब हिरण की एक प्रजाति होती है ना, सींग वाला। तो जेब्रा, एंटेलोप, जिराफ, डियर और एलिफेंट, ये जानवर यहां पर हर्बीवोर होते हैं, इनको बोलता है चरिंदे जानवर। तो चरिंदे जानवर के नाम पर आपको जेब्रा, लेपर्ड, जेब्रा, फिर उसके बाद है तो जिराफ और विल्ड बीस्ट, है ना, डियर, एंटेलोप, वाइल्ड बोर, ये जानवर आपको यहां पर हर्बीवोर चरिंदे जानवर पर मिल जाएंगे। जब बात आती दरिंदे जानवरों की, द कार्निवोर एनिमल, मांसाहारी जानवर, तो यहां पर आपको लेपर्ड, चीता, द एपेक्स प्रेडेटर, लायन, टाइगर नहीं मिलता, लायन, लायन के बाद आपका हाइनास। जब इस इलाके के अंदर क्रोनोलॉजी जमाओगे ना, तो सबसे ऊंचा होता है टाइगर, लायन सबसे ऊपर। यहां पर जो अफ्रीका के लायन होते हैं ना, अफ्रीकन बर्बरी, तगड़े होते हैं, बहुत खतरनाक। ये देख लो, अफ्रीकन ही है ये। दूसरे होते हैं एशियन, जो हमारे देश में मिलते, वो छोटे होते हैं, इनके बच्चे की तरह हमारे होते हैं। तो अफ्रीकन, अफ्रीकन के बाद एशियन, है ना। तो सबसे ज्यादा यहां पर अफ्रीका लायन का वो रहता है। टाइगर यहां नहीं पाया जाता है इन इलाकों के अंदर बेटा, ठीक है। टाइगर ये जो है ना, देखिए टाइगर आपको कहां मिलेगा, जैसे हमारे देश में भी सवाना हैबिटेट मिलता है, वैसा नहीं इंडिया के अंदर भी ग्रास लैंड। तो आप जानते हो ना, दुनिया में हम ऐसे नहीं रह सकते कि सिर्फ ये अफ्रीका में ही मिलेगा। हमारे देश में आपको कहीं जगह पर पहाड़ों पर तापमान -0 मिलेगा, टुंड्रा टाइप, कहीं पर मैदानों पर गर्मी मिलेगी, केरला तरफ इतनी बरसात होगी कि वो रेन फॉरेस्ट होगा। तो बहुत सारे हिस्से हैं देश के जहां पर सवाना टाइप क्लाइमेट भी मिलेगा। तो जब सवाना टाइप मिलेगा तो वो इंडिया के अंदर है, बट अफ्रीका के अंदर एक भी टाइगर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर सर ये इतने जानवर क्यों पाए जाते हैं, इक्वेटर पर क्यों नहीं मिले, वहां तो जंगल अच्छे थे। देखिए जानवर को ना जंगल से मतलब नहीं होता, जानवर को मतलब होता दौड़ से, कि मैं दौड़ूं। बाओवाप ट्री का नाम होता है, मोटे ट्री का नाम बाओवाप। जानवर का जो मतलब होता है ना शिकार, वो इसको बिग गेम कंट्री क्यों बोलते हैं। देखिए यहां पर ना हंटिंग अलाउड होती है, मतलब मेरे समय की बात है जब मैं पढ़ाई करता था 2017 की, एक लड़की ने जो
2 फरवरी वेलेंटाइन, 14 फरवरी जो वेलेंटाइन डे आता है, 2 फरवरी तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, 14 फरवरी जो वेलेंटाइन डे आता है, उसने एक जिराफ को मार करके उसका दिल अपने बॉयफ्रेंड को तोहफे में गिफ्ट किया था। यहां पर हंटिंग अलाउड होती है इस इलाके के अंदर। आप लोग अगर मतलब इंटरेस्टेड है, इफ यू वांट हंटिंग यू कैन गो देयर एंड हंट। प्रश्न आ गया, राहुल सर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने इन्वायरमेंट को लेकर के, अरावली को लेकर के, दुनियादारी की रोज बातें करते हैं, हवाबाजी है क्या वो? फिर आप यहां पर जानवर को मारा गया, आप ऐसे क्यों बता रहे? देखिए, जो अफ्रीका का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। अफ्रीकन कंट्रीज गरीब कंट्री है। यहां पर ये लोग क्या खुद के खाने के ठिकाने नहीं पड़ते कि जानवरों के लिए फंड इकट्ठा कर ले। ये लोग क्या करते हैं कि एक बाड़ा बनाते हैं, एक बड़ा सा इलाका बनाते हैं। उस इलाके के अंदर जो जानवर एकदम बूढ़े हो जाते हैं, जिनका मरना तय होता है, गोइंग टू डाई, नो वन कैन सेव, तो या तो वो जानवर या फिर जो इंजर्ड हो कि कभी भी सही ना हो सके वो जानवर, तो बूढ़े जानवर, इंजर्ड जानवर, इनको ये उस इलाके के अंदर पटक देते हैं। अब वहां पर जो विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर, उनसे लेते कई लाख रुपए हंटिंग के। जैसे अगर उस लड़की ने जिराफ को मारा, अगर वो बूढ़ा भी जिराफ था, तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए उससे लिए होंगे। और उन 25 लाख से तालाब बनाते हैं उसी इलाके के अंदर, उन्हीं 25 लाख से उसी इलाके के अंदर मतलब बहुत सारा वो करते, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सड़क बनाते, सफारी के लिए। अब इस वजह से वो पूरा का पूरा चलता रहता है। आ गई बात समझ में? ये इनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे काम करता है, दौड़ के शिकार करना। अब यहां पर सारे जानवर, चीता भागेगा, लेपर्ड भागेगा, हाँ, लेपर्ड होता है जो पेड़ पे चढ़ जाता है। एक बार क्या हुआ, हम लोग जंगल में बैठे हुए थे, मेरे सारे दोस्त, हम लोग खाना बना रहे थे। और खाना बनाते बनाते, अब जैसे ना सारी उंगलियां हाथों की बराबर नहीं होती, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, समझदार कुछ लोग होते हैं, मतलब जो रहते ना, क्या ही बोलो, आप दोस्ती की भाषा में बोल लेना, वैसे होते हो। तो वहीं पर हम जब खाना बना रहे थे तो बंदर इकट्ठे हो गए थे। और जब बंदर इकट्ठे हो गए तो मैंने बोला था कि लेट इट बी, डंडे हमारे पास रखे हुए हैं, मतलब मारने लायक नहीं, पर एक बड़ा एक झाड़ रखा हुआ है जो मारेगा कम पर आवाज ज्यादा करेगा। तो बंदर वो देख करके चमक जाते, जब इतना बड़ा पेड़ ऐसे ऐसे उठता है, इतनी बड़ी डाल, तो वो रखा हुआ था। और सारे हम खाना खा रहे, अब वो एक जो था वो बार बार दिए जाए पत्थर उनमें, कभी इधर मारे कभी इधर मारे। अब एकदम से उनने बोल दिया हमला। तो अब जो मार रहा था, वो जो मेरा फ्रेंड मार रहा था, पत्थर उनको तेज था, चंचल था, वो तो भाग लिया। बट एक मेरा दोस्त मूर्ख, घुटने में दिमाग, बंदर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा। सोचो, मतलब ऐसी जगह से मैं आया हूं, आप क्या समझोगे? कौन है जो बंदर से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ेगा? उनने घेर लिया उसको। समझ लो यार, खाना वाना सब छोड़ के पहले उसको निकाला वहां से। ये एक नदी है, कनेरी नदी है ना, दोनों तरफ कनेर के, कनेर फूल जाके कनेर के पेड़ थे, तो कनेर के पेड़ है। अब छोटा पेड़ था दूसरे तो भग लिए फिर नहीं, वो तो हो गया था, ऐसा कुछ वहां पे वो नहीं हुआ, उसको तो हमने सेव कर लिया था। बट फिर भी मतलब एक जनरली एक आम आदमी है, मतलब किनारे से मगरमच्छ दौड़ के आ रहा है, उसका मतलब ये तो नहीं नदी में कूद जा तू। आप बचिए, आप भागिए वहां से बस। कपिल आगे ये दिस इज द सवाना। पेड़ स्कैटर्ड होते, दूर दूर होते, और घास ही घास होती है। अब घास होती है तो घास की चलते चरिंदे जानवर, चरिंदों को खाने वाले दरिंदे जानवर, और दरिंदों से जो बच गया उनको खत्म करने के लिए परिंदे जानवर, यानी वल्चर्स, गिद्ध, वो आते इस इलाके के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या देखा? हमने रेन फॉरेस्ट खत्म किए, और दूसरा हमने सवाना टाइप क्लाइमेट देखा। दो चीजें देखी। अब हम आगे जाएंगे। अगला पॉइंट, अब इस इलाके में पाई जाने वाले ट्राइब। भाई यहां की ट्राइब बड़ी खतरनाक होती है, डेंजर ट्राइब होती है। सबसे पहले मसाई ट्राइब। तो मसाई ट्राइब जो होते, दे आर द केटल रियरर्स। केटल रियरर्स, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब हिंदी में लिख दे रहा हूं, अगर किसी को भी दिक्कत आए ना, ये शब्द आप यूज करो आपकी डायरी वायरी में,
जिसको याद हो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद हो बेटा लाल मेरे, इसको बोलते पशुपालन, है ना, पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता ना, गाय भैंस बकरी, वो वाला ये आपका ये है। तो ये जो जानवर होते हैं, ये जो जानवर होते हैं इनके पास, उनको बोलते हैं जेबू। जेबू मतलब बड़े सिंह का बेल, ये अपने पास रखते हैं। और दिस आर दी मसाई ट्राइब, दे नेवर हंट, दे नेवर किल देयर एनिमल, दे नेवर स्लॉटर देम। उनको मारते नहीं है, उनको किल नहीं करते, उनको अपने पास रखते, पूजते हैं। कौन? मसाई ट्राइब। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि मसाई लोग एक तीर से उस गाय के गले में एक छेद कर रहे हैं। ये क्या होता है, जब गाय सवाना के मैदान में लंबा लंबा चलती है ना, तो ये यहां की उनकी नस में सूजन आ जाती, स्वेलिंग हो जाती। तो ये लोग क्या करते हैं, यहां पर एक पिन डालते जिससे ब्लड बाहर आ जाता है। तो सूखे इलाके में पानी भी वो पी लेते, सूखे इलाके में वो पानी भी पी लेते, मतलब खून पी लेते, जैसे उनका पानी का काम हो जाता है। और जो गाय चर रही थी उसको रिलैक्स हो जाता है, वो गर्दन के पास जब ये पेनिट्रेट कर देते। अब इन लोगों की खास बात पता क्या होती, दे स्टिल द लायन फूड। ये अलग ही लोग होते हैं मसाई। आइए मसाई को देखते हैं। मसाई आर नोन टू हंट द लायंस फूड। यहां पर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। देखो अब इनको, चलो भाई शेर आएगा बाकी का ले जाएगा, कोई दूसरा मसाई आकर के ना ले जाए, इसलिए उसे ले जा। नीरज गोयल, कैमरामैन नेवर डाइज। मेरे को पता समझ, नीरज मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कम है। तुमको वीडियो क्या दिखाई और तुम्हारे दिमाग में क्या आया, कैमरामैन नेवर डाई। अरे भाई तो उसके सामने जो खुद मसाई है, जो शेर के सामने खड़े, विचार द एक्टर ऑफ दैट कैमरामैन, जब वो वहां से जानवर को उठा करके ले जा रहे, और तुमको फिर भी वही वो पुराना सन 57 में जो चला करता था जो, वही आज भी करेक्ट कर रहे हैं, कैमरामैन नेवर डाई। प्लीज यार, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो। Second one is Hausa. Hausa tribe are not the cattle rearers, they are permanent settlers. ये रुकते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। हौसा अमीर होते, देखो उनके कपड़े रहन सहन, क्योंकि वो रुक करके खेती करते हैं। और ये नोमेडिक होते हैं, घुमक्कड़, खाना बदोश। कल की क्लास से शुरू करेंगे मॉनसून टाइप क्लाइमेट। आज सवाना और सुडान टाइप क्लाइमेट कंप्लीट। प्लीज बताइए, सवाना टाइप क्लाइमेट, सुडान टाइप क्लाइमेट, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन में दो जगह समझ में आई कैसी कैसी होती है। सवाना द ग्रासलैंड्स, जहां पर सारे प्रे प्रेडेटर रहे, एंड इक्वेटर द रेन फॉरेस्ट, जहां पर कुछ लोगों का बोलबाला था बस। ओके, अगली क्लास आएगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे भारतीय मानसून टाइप क्लाइमेट के बारे में, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट के बारे में, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, स्टेपिस टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, लोरेशियन टाइप क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट। हर क्लाइमेट की अपनी व्यवस्था। धीरे धीरे हम ठंड की तरफ बढ़ेंगे, अभी तो हम गर्मी में वो हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कितनी स्लाइड पढ़ाई आज? 21।